का जमाने वाला। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, मुस्लिम लीग मटन मछली से घूमते हुए मोदी मंगल सूत्र तक पहुंचे, फिर भैंस पर कूदे और अब पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लेकिन संभावित हार का डर फिर भी दूर नहीं हो रहा है। किसी भी तरह इस बेचैनी से मोदी को राहत नहीं मिल पा रही है। दरअसल मोदी और बीजेपी के लिए इस बार हालत प्रथम मासे मक्षिका पातः यानी पहले ही कौर में मक्खी गिरने वाली हो गई है। फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बीजेपी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की पोल खुलनी शुरू हो गई। इसके बाद मुसीबतों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि अभी रायबरेली और अमेठी तक जारी ही रहा और आगे भी न जाने बीजेपी के लिए कौन सी मुसीबतें सिर उठाए खड़ी होंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उठाए मुद्दों पर बीजेपी फंसी। उसके बाद इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिशें बीजेपी के लिए उल्टी पड़ी और फिर कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो मोदी ने सोचा कि इसे मुस्लिम लीग की छाप बताकर लोगों को बहका लेंगे। लेकिन यहां कांग्रेस ने चैलेंज कर दिया कि इसमें बताए गए वादों में मुस्लिम लीग कहां नजर आ रहा है, मोदी बता दें। और इस चैलेंज से छुटकारा पाने के लिए मोदी ने मंगल सूत्र छीनने का डर फैलाने की कोशिश की। उसमें भी उन्हीं पर सवाल उठ गए। फिर भैंस ले जाने की बात कही तो वहां भी मजाक बन गया। और अब चुनावों के तीसरे चरण में तीसरे दौर के पहले मोदी अपना प्रिय विषय पाकिस्तान ले आए। लेकिन यहां भी लोगों को समझ आ गया कि 10 सालों से किस तरह उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की बात करने वाले मोदी आज तक ये नहीं बता पाए कि पुलवामा हमले के पीछे असली जिम्मेदार लोग कौन थे और क्यों मोदी अपने सैनिकों की रक्षा नहीं कर पाए। इस बीच कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना मामले में भी मोदी पर सवाल उठे कि आखिर उन्होंने एक कथित बलात्कारी के लिए वोट क्यों मांगे। राहुल गांधी ने इस मामले में मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं कि कर्नाटक में भाजपा समर्थित हैवान ने सैकड़ों महिलाओं और उनके परिवारों को ऐसा मानसिक आघात दिया है कि सोचकर भी आत्मा सिहर उठती है। मैं आपकी पीड़ा और वेदना को समझता हूं और भयंकर अत्याचार के खिलाफ न्याय की लड़ाई में आपके साथ खड़ा हूं। चुनावी शोर के बीच आपके साहस और संघर्ष को हम दबने नहीं देंगे। मैंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उस हैवान के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करने और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता मुहैया करवाने का आग्रह किया है। मैं हर पीड़िता और उसके परिवार को विश्वास दिलाता हूं, आज आपका संघर्ष कल एक ऐसा देश बनाएगा जहां किसी महिला के सम्मान से खिलवाड़ करने की सोचने पर भी प्रज्वल रेवन्ना जैसे हैवानों की रूह कांप उठे। तो राहुल गांधी के इस ट्वीट से समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन को अपनी जीत का यकीन है और उस यकीन के भरोसे वो पीड़ितों के लिए न्याय का वादा कर रहे हैं। मतलब पिछले 3-4 महीनों की चुनावी हलचलें यही बता रही हैं कि मोदी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वही उनके लिए मुसीबत बन रहा है। इसका सीधा सा कारण यह है कि मोदी जनता के मतलब के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, केवल और केवल कांग्रेस और गांधी परिवार को कोसने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोदी को अब सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर बात करके वो चुनावी मैदान में आए। जाहिर है कि मोदी इस चैलेंज को स्वीकार करने की हालत में नहीं है। मोदी की मुसीबत में कांग्रेस की शतरंजी चाल ने भी इजाफा कर दिया है, जिसका हालिया उदाहरण अमेठी और रायबरेली में देखने को मिला दोस्तों, जहां कांग्रेस ने 3 मई को नामांकन के आखिरी दिन अपनी चाल चली है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करते हैं कि क्या कांग्रेस की चाल में फंस गए हैं नरेंद्र मोदी, और यह भी समझेंगे कि बीजेपी ने कांग्रेस को अनाड़ी समझकर क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं प्रियंका गांधी का एक बयान जिसमें उन्होंने खोल दी है नरेंद्र मोदी की पोल। आइए देखिए। प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं।
पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस 1 भैंस चुरा लेगी। पचपन सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी ने यह बयान मोदी के गढ़ गुजरात में जाकर दिया है। घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं, ये शनिवार को प्रियंका ने बनासकांठा की अपनी रैली में प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया। बेहद शांत और संयमित तरीके से प्रियंका गांधी ने मोदी की फिजूल की बातों का सच जनता के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि मोदी झूठ तो बोलते ही हैं, अब फिजूल यानी बेकार की बात भी करने लगे हैं। और प्रियंका जो कुछ कह रही हैं उसे लोग भी समझ ही रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में बेशक कमियां थीं, लेकिन किसी का मंगलसूत्र सरकार ने छीना या भैंस खोलकर ले गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। मोदी बिल्कुल बेकार की बातों में लोगों को उलझाने में लगे हैं, जबकि देश उनसे महंगाई, बेरोजगारी, जातियों के नाम पर होने वाले झगड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव, दलित और आदिवासियों की मुश्किलों और महिलाओं की सुरक्षा जैसे जरूरी सवालों पर आश्वासन भरे जवाब चाहता है। लेकिन मोदी के किसी भी भाषण में इनमें से किसी मुद्दे पर बात नहीं हो रही। सिर्फ गांधी परिवार, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमला बोलने में मोदी लगे हुए हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ मोदी ने अब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे इंडिया गठबंधन के नेताओं पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। शरद पवार को मोदी ने भटकती आत्मा कह दिया, राहुल के साथ साथ तेजस्वी यादव को शहजादा कहा, फिर लालू प्रसाद को गोधरा कांड के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इस तरह दूसरों को घेरने के चक्कर में मोदी ने कब अपने लिए फंदे तैयार कर लिए, इसका एहसास ही उन्हें नहीं हुआ। गोधरा का जिक्र मोदी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए किया होगा, लेकिन मोदी भूल गए कि देश में विभाजन की खाई गहरा करने वाला यह कलंक उन्हीं के शासनकाल में लगा था, और केंद्र में तब वाजपेयी जी की सरकार थी, न कि यूपीए की सरकार। मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को शहजादा कहा तो तेजस्वी यादव ने भी मोदी को करारा जवाब दे दिया है। आइए जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, पीरजादे के मतलब बुजुर्ग हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। झंझारपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, लगातार एनडीए के सांसद, केंद्र में उनकी सरकार और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे तो थोड़ा चले जाते, जो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है शोभन, ढूंढ रहा है एम्स कहाँ है, किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते हैं लोग। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को कौन जानकारी दे देता है कि एम्स बन गया है यहाँ। अरे जमीन तो हमने दिया था एम्स का 17 महीने में शोभन में, और डीएमसीएच का अलग से विस्तार का जो 2500 बेड का करना है, वो सारा हो रहा है डीएमसीएच का। लेकिन काम की बात जो है प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। और इस बार जो है बीजेपी की हालत बिहार में एकदम टाइट है। लोग ऊब चुके हैं प्रधानमंत्री जी के झूठे वादों से। तेजस्वी यादव ने बता दिया कि लोग मोदी के झूठे बयानों और बातों से ऊब चुके हैं और बिहार में बीजेपी की हवा टाइट है। ये वही बिहार है जहां पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थीं, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में लगातार घूम रहे हैं और अब तक कम से कम 97 रैलियां कर चुके हैं। इसीलिए वो जो कुछ कह रहे हैं उनमें से एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, और यही आत्मविश्वास अब इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं में भी नजर आ रहा है।
क्योंकि बीजेपी की सारी कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन टूटा नहीं बल्कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है और एक दूसरे को हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन दिल्ली में और बाकी जगहों पर साथ हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, मगर राहुल गांधी पर मोदी सवाल उठा रहे हैं तो उसका जवाब ममता बनर्जी दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और राहुल गांधी के रायबरेली से पर्चा भरने के बाद अखिलेश यादव उनकी जीत को लेकर किस तरह आश्वस्त हैं, इसे आप भी सुनिए। वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अमेठी हारने के बाद रायबरेली देखा। बहुत से उदाहरण हैं। नेता दो लोकसभाओं से लड़ते हैं, हम भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, नेताजी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड मतों से इस बार राहुल गांधी जी और रायबरेली दोनों जीतने जा रहे हैं। तो मजेदार बात यह है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में सवाल किया जा रहा है और अखिलेश यादव पत्रकारों को बता रहे हैं कि राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। इस तरह के जवाब सुनकर बीजेपी को झटके लगना तय है, क्योंकि बीजेपी ने बार बार इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिशें की। अब भी कांग्रेस को तोड़ने में तो बीजेपी लगी ही हुई है, आप देख रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह इंडिया गठबंधन के हौसलों को मोदी तोड़ नहीं पा रहे हैं, बल्कि अब वो खुद पस्त होते दिख रहे हैं। मोदी के बयानों में भाषाई लिहाज से आ रही गिरावट इसका सबूत। शुक्रवार को जब राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया तो मोदी एकदम बौखला गए और उन्होंने राहुल गांधी के बहाने सोनिया गांधी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मोदी के बयानों का स्तर जिस तेजी से नीचे जा रहा है, उतनी ही तेजी से इंडिया का ग्राफ ऊपर उठ रहा है। अभी तीसरे फेज के पहले रायबरेली और अमेठी का दांव चलकर कांग्रेस ने बता दिया है कि उसके तरकश में ऐसे कई तीर अभी बाकी हैं जो समय आने पर ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। अमेठी की जगह रायबरेली से राहुल गांधी को खड़ा करके कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। रायबरेली से चुनाव लड़कर राहुल ने यूपी वापसी की राह पकड़ी है और रायबरेली में गांधी परिवार की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उठाई है। अमेठी में गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को खड़ा करके कांग्रेस ने बीजेपी को परिवारवाद के आरोपों का करारा जवाब दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेठी के बहाने इन चुनावों को राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी बनाने की बीजेपी की कोशिशों को शुरू होने से पहले ही नाकाम कर दिया। स्मृति ईरानी के लिए अब अमेठी गले की फांस बन सकती है, जो हर हाल में उन्हें चुभन का एहसास कराती रहेगी। राहुल गांधी के सामने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटें जीतने की स्थिति में दोनों में से एक सीट चुनने का विकल्प रहेगा और कांग्रेस उपचुनावों में भी फायदे में रहेगी। प्रियंका गांधी का कांग्रेस के पास अभी है, जिसे वो सही वक्त आने पर इस्तेमाल कर सकती है। तो चुनाव शुरू होने से बहुत पहले मोदी ने अपनी वापसी का ऐलान कर दिया था। लाल किले से 15 अगस्त को दिया गया मोदी का भाषण दोस्तों आपको याद होगा, जिसमें मोदी ने कहा था कि अगले साल भी मैं ही आऊंगा। इसके बाद चुनाव से पहले ही अब की बार 400 पार का नारा उछलना शुरू हो गया था। बीजेपी ने खुद को चुनाव जीतने का माहिर खिलाड़ी समझते हुए मान लिया था कि कांग्रेस को हराना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन 2 चरणों के मतदान और तीसरे चरण के पहले जो हालात बन गए हैं, उसमें बीजेपी के लिए चुनाव जीतना टेढ़ी खीर साबित होता जा रहा है। मोदी के बयान और एनडीए नेताओं के कारनामे बीजेपी को